Hello friends, welcome back to our YouTube class. So today is our topic that is translation. मीन्स जब हम किसी एक लैंग्वेजेस को किसी दूसरे लैंग्वेजेस में चेंज करके पढ़ते हैं या कोई एक वर्ड जो हमें समझ नहीं आता तो हम उसको किसी और वे में या किसी और मीनिंग में जब हम उस वर्ड को समझते हैं या उससे नोन होते हैं जो कि हमारे लिए अननोन कोई वर्ड रहता है, तो ये जो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी एक वर्ड को समझने के लिए किसी दूसरी लैंग्वेजेस का या किसी अदर वर्ड का यूज़ करके जब हम उसको समझते हैं, दैट इज़ ट्रांसलेशन। तो आज का ये हमारा टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे फर्स्ट है ट्रांसलेशन। मीन्स वॉज यूज टू बी थॉट ऑफ एन अननोन, अनअप्रिशिएटेड एंड मीन्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कोई वर्ड जो है हमारे लिए अननोन है, अनअप्रिशिएटेड है, जिससे हम किसी विजुअलाइजेशन के थ्रू या कह सकते हैं उसको इंडिविजुअली हम अलग अलग फॉर्म में चेंज करके जब हम उसको समझेंगे, दैट इज़ ट्रांसलेशन। आज के टाइम में ट्रांसलेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो कि हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। हम बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है जिससे हम अननोन रहते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता है, जिसको हम चेंज कर करके समझते हैं, तो ये सारा ट्रांसलेशन के अंडर आ जाता है। ट्रांसलेट जो है इसका एक मीनिंगफुली जब हम उसको कन्वे करते हैं या किसी एक मैसेज को किसी अनदर लैंग्वेज में चेंज करके पढ़ते हैं तो ये कहलाता है ट्रांसलेट। जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर आपने इंग्लिश में बोला कि 30 रुपीज़, अब सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ 30 रुपीज़, तो उसको आपने चेंज करके हिंदी में बताया कि 30 रुपये। तो जब आपने इसको 30 रुपीज़ से 30 रुपये में चेंज किया, दैट इज़ ट्रांसलेशन। इस तरीके से हमें इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जो ट्रांसलेशन है ये हमारा प्राइमरी एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, जिसमें हम अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हैं किसी दूसरे लैंग्वेजेस में, या कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, सोर्स लैंग्वेजेस को टारगेट लैंग्वेजेस में चेंज करते हैं और इसका अपोजिट हम टारगेट लैंग्वेजेस को सोर्स लैंग्वेजेस में चेंज करते हैं। तो ये सारा पूरा ट्रांसलेशन के अंदर आ जाता है, इसके प्रोसेस के अंदर आ जाता है। इसको वन बाय वन हम काफ़ी ब्रीफली वे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो ट्रांसलेशन एक एक्टिविटी होता है क्योंकि बिकॉज नो टू लैंग्वेजेज शेयर द सेम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर, कंपोजिशन, सो ऑन। क्या होता है, कई बार जो लैंग्वेजेस है उसका जो डिफरेंट टाइप के जो लैंग्वेजेस है उसमें डिफरेंट टाइप के ग्रामर आते हैं, कंपोजिशन आते हैं। ये सारा जो एक्टिविटी है जिसमें इन सभी को बार बार हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। Translation is the replacement of textual material in one languages by equivalent textual material in another languages। कि जब हम क्या करते हैं, सोर्स लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं और उसको हम चेंज करते हैं टेक्स्ट लैंग्वेजेस में या टारगेट लैंग्वेजेस में। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं कि जो SL है, ये जो TL है, इससे क्या, इसका जो मीनिंग है या इससे हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले है सोर्स लैंग्वेजेस एंड टारगेट लैंग्वेजेस। अब देखो, जो सोर्स लैंग्वेजेस है वो क्या होता है, जब आप किसी लैंग्वेजेस को बोलते हो या किसी वर्ड को जब हम बोलते हैं जिस मीनिंग में जो कि हम सोचते हैं कि वर्ड हमें बोलना है, तो वो जब हम इसी बिना किसी थिंकिंग के बस हम बोल देते हैं, वो होता है हमारा सोर्स लैंग्वेजेस। अगर सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आया और हम उसी वर्ड को, उसी लैंग्वेजेस को जब हम चेंज करके सामने वाले पर्सन के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा टारगेट लैंग्वेज। इस लाइन में भी यही लिखा है, ट्रांसलेशन इज़ एन एक्टिविटी, कि एक एक्टिविटी है, एक काम है, एक क्रिया है, इन विच, जिसमें क्या किया जाता है, एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर इन्वॉल्व एज ट्रांसलेटर यूजुअली ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेजेस टू अनदर। कि एक एक्टिविटी है जिसमें एक लैंग्वेजेस को हम किसी अनदर लैंग्वेजेस में चेंज करते हैं। द लैंग्वेज इज द टेक्स्ट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्टॉक एट द सोर्स लैंग्वेजेस। और जिस लैंग्वेजेस को हम ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करते हैं या कह सकते हैं जब हम एग्जिस्ट करते हैं, किसी टेक्स्ट को जब हम बोलते हैं, किसी वर्ड को, किसी लैंग्वेजेस को जब हम बोलते हैं, तो वो होता है हमारा सोर्स लैंग्वेजेस। एंड द लैंग्वेजेस टू विच द टेक्स्ट इज ट्रांसलेट इज कॉल्ड द टारगेट लैंग्वेज। और जब हम उसको चेंज करके बताते हैं, किसी अलग फॉर्म में बताते हैं, किसी और मीनिंग को चेंज करके थोड़ा सा बताते हैं, तो वो बन जाता है हमारा टारगेट लैंग्वेज। सेम इसी को टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। मान लो जब आपने किसी मैसेज के थ्रू बात कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी टेक्स्ट का यूज़ करके कोई वर्ड बोलते हो तो वो आपका सोर्स टेक्स्ट होता है। जब आप उसको ट्रांसलेट करके चेंज करके बोलते हो तो वो हो जाता है टारगेट टेक्स्ट। जैसे कि अगर मान लो आपने किसी को हिंदी में, किसी इंग्लिश में कोई टेक्स्ट भेजा, अब सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आया, तो आप क्या करोगे, उसी मैसेज को दूसरे तरीके से बोलोगे या दूसरे लैंग्वेज में बोलोगे, तो वो जो आप चेंज करके जो आपने मैसेज भेजा है वो आपका कहलाएगा टारगेट टेक्स्ट। तो तो अब ये हमारा इम्पोर्टेंट पोर्शन है काफ़ी, कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें 3 तरीके की प्रोसेस बोल दो, स्टेज बोल दो, या बोल दो कोई एक फैक्ट है जो कि ट्रांसलेशन में इंक्लूड होता है।
सबसे फर्स्ट है एनालिसिस, कि किसी चीज़ के बारे में विश्लेषण कर लेना, किसी की भी बारे में जांच पड़ताल कर लेना। इसके बारे में अभी हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र और उसके बाद है रीस्ट्रक्चरिंग। तो सबसे पहले है एनालिसिस। एनालिसिस एक स्टेज होता है जिसमें आपका जो फर्स्ट रोल होता है एक ट्रांसलेटर का, वो होता है एक गुड रीडर बनना या गुड लिसनर बनना। इससे क्या एक मीनिंग आता है, इससे एक मीनिंग ये है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में ट्रांसलेट करते हो तो सबसे पहले आपका जो एक रोल होना चाहिए या आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक गुड लिसनर बने, साथ ही एक गुड रीडर बने, ताकि कोई भी चीज़ जो आप अज्यूम कर रहे हो, जो चीज़ आप समझ रहे हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपका एक मीनिंगफुल में हो सके, आप अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों के बारे में। तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए एनालिसिस करने का। तो ये कहलाता है एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं विश्लेषण करना। इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए ताकि आप सोर्स लैंग्वेजेस को टारगेट लैंग्वेजेस में इजीली चेंज कर पाए, साथ ही इसका जो एक अंडरस्टैंडिंग, जो एक मीनिंग होता है, उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें। अब इसके अंदर भी 4 चीज़ें इंक्लूड है। सबसे फर्स्ट है ग्रामेटिकल मीनिंग, फिर उसके बाद है रेफरेंशियल मीनिंग, कैनोशियल मीनिंग, सोशियो कल्चर मीनिंग। अब सबसे फर्स्ट है ग्रामेटिकल मीनिंग। अब जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम जब एनालाइज करेंगे, हमारे ट्रांसलेशन के अंदर जब आप एनालाइज करेंगे तो उसके अंदर भी 4 चीज़ें इंक्लूड हो जाता है। सबसे फर्स्ट है ग्रामेटिकल मीनिंग, मीन्स जैसे एग्जांपल के थ्रू इसे हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट है मीना प्लेड द गेम, कैन इजली टू बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदू एज मीना ने खेल खेला। ये एक पैसिव फॉर्म है जिसमें हमने कहा कि जो मीना है वो गेम खेल रही है। इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये कहता है मीना ने खेल खेला। इसी लाइन को अगर हम किसी अलग वे में या किसी अलग तरीके से कहें तो हम क्या कहेंगे, द गेम वॉज प्लेड बाय मीना। अगर इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम खेलेंगे खेल मीना द्वारा खेला गया। अब दोनों लाइन का जो मीनिंग है वो सेम ही है, एक ही बात कह रहा है, लेकिन दोनों का जो तरीका है या कह सकते हैं जो कहने का एक वे है वो डिफरेंट टाइप का है। तो ग्रामेटिकल मीनिंग है जो कि क्या कर रहा है, फॉर्म को चेंज कर दे रहा है। आप देखो इनका जो वर्ड है मीनिंग एक ही है दोनों लाइन का, लेकिन जो एक लिखने का जो तरीका एक फॉर्म है वो डिफरेंट टाइप का है। तो ये कहलाता है इनका ग्रामेटिकल मीनिंग। नेक्स्ट है रिफरेंशियल मीनिंग, जैसे कि किसी को हम रेफरेंस देते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है देखो। सबसे फर्स्ट है जैसे कि एक होम मिनिस्टर है जो कि एक डिफेंस मिनिस्टर को एक टेररिस्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि जो मुंबई में जो एक्टिविटी चल रही है टेररिस्ट को लेकर, उसके बारे में बताना चाहते हैं। ही स्ट्रेस्ड ऑन द रोड, वो स्ट्रेस है इस चीज़ को लेके कि इस तरीके का जो सिचुएशन है टेररिस्ट को लेकर उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इस तरीके का जब कोई आप मैसेज भेजते हो या किसी भी तरीके से लेटर भेजते हो तो वहाँ पे क्या है, किसी के बारे में जब हम नाम लेते हैं जैसे होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, तो हम क्या करेंगे, बार बार उनका नाम ना लेके उनकी जगह ही का यूज़ करेंगे या दे का, वी का, ही शी इट। तो इस तरीके के जो किसी के नाम की जगह आप ही शी इट दे वर का यूज़ करोगे तो वो हो जाता है रेफरेंशियल मीनिंग, कि किसी को हम रेफरेंस दे रहे हैं, उसके नाम की जगह पे ही शी दे वी इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे स्कूल में क्या हो, जैसे कि छोटे क्लासों में माई टीचर का एक ऐसे लिखते हैं तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन में गिवन कर देंगे कि माई टीचर नेम इज़ डैश। उसके बाद क्या करेंगे वो सेकेंड लाइन में उनका नाम ना लिख के बार बार कहेंगे शी इज़ डैश, सी इज़ डैश। तो बार बार जो शी यूज़ कर रहे हैं वो उसको रेफरेंस दे रहे हैं अपने टीचर के बारे में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशियल मीनिंग होता है किसी के नाम की जगह पे हम ही शी इट करके उसको हम एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि उसके बारे में हम एक तरीके से प्रतीक लेके चल रहे हैं कि वो जो ही या शी है वो उसी के बारे में कहेगा जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा कि जो आप जैसे कि एनालाइज के टाइम पे आपका जो भी एक मीनिंग है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू में होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब है जैसे आप देखो वाइट कलर जो है, हम वाइट कलर जैसे हमारा जो फ्लैग है उसमें 3 रंग है, तीनों क्या है किसी ना किसी को सूचक करता है, प्रतीक माना जाता है। सेम ऐसे जो वाइट कलर है वो इनोसेंस का, प्योरिटी का, पीस का एक प्रतीक है, जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, जो कि हम उस तरीके का मीनिंग रखते हैं। तो ये इस तरीके का जो मीनिंग होता है, जो कोई कलर है या किसी भी तरीके का जो कोई चीज़ है जो अपने पीछे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा मैसेज जो है वो शो करता है या इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, तो ये सारा इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट जैसे आप अपने समाज में देखोगे सोशल कल्चर में क्या होता है, जैसे कि एक वाइट कलर है, वाइट कलर को जो एक हिंदू वुमेन है उसके क्लोथिंग के बारे में क्या समझा जाता है, उसके शादी के टाइम पे ऐसा माना जाता है जो वाइट कलर है उनके लिए सही नहीं है, मीन्स गलत मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि शादी के टाइम पे वाइट कलर नहीं पहनना चाहिए या उस तरीके का जो एक क्लॉथ है वो वियर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप दूसरे कंट्री में देखोगे वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि उनकी शादी के टाइम पे वो वाइट कलर का ही अटायर करते हैं, मतलब वाइट कलर का ही कपड़ा पहनते हैं, तो उनके लिए वो एक अच्छा सूचक है। बट हमारे हिंदू वुमेन में उसको गलत मानते हैं, लेकिन वो सही है गलत है वो आई कांट से, बट
वी कांट से, क्योंकि हम नहीं कह सकते उसके बारे में, ना मैं कह सकती हूँ ना कोई और कह सकता है कि वो सही है या गलत है। बस अपना अपना एक धर्म है, एक रीति रिवाज है, एक मान्यताएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो ये जो एक तरीका है जिसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग या डिफरेंट कंट्री के लोग अपना अपना कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग है लोगों के लिए। तो ये हो जाता है सोशल कल्चरल मीनिंग। तो ये हमारा एनालिसिस के 4 पॉइंट थे कि जब हम किसी चीज़ के बारे में एनालाइज करते हैं तो हमारे जो एक एनालाइजिंग का जो एक फॉर्म है या एक प्रोसेस है उसके अंदर किस किस चीज़ के इंक्लूड होते हैं। आई थिंक आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, साथ ही मैंने हाईलाइट कर दिया जिससे आपको काफ़ी एक बोल सकते हैं आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मीनिंग है एज द ट्रांसलेटर इज डन विद द फर्स्ट स्टेप द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांसफ़र कम टू बीइंग। मतलब जब आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हो एक चीज़ से दूसरे चीज़ में, जैसे कि हम सोर्स लैंग्वेजेस को टारगेट लैंग्वेजेस में या सोर्स टेक्स्ट को जब हम टारगेट लैंग्वेजेस में या टारगेट टेक्स्ट में चेंज करते हैं, तो ये जब हम बदलते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो चेंज करते हैं, ये सारा ट्रांसफ़र के अंडर आ जाता है। अब जैसे कि एक प्रोसेस है जिसमें देखो क्या होता है, जो ट्रांसफरिंग है उसमें मैसेज में काफ़ी रिक्वायर हो जाता है, ज़रूरत हो जाता है कि जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो अंडरस्टैंडिंग वे में जाए। जो आपका फैक्ट है वो ऐसा होना चाहिए जो कि आपका समझ में आना चाहिए, उसमें किसी तरीके का ग्रामेटिकल एक एरर नहीं आना चाहिए या अदरवाइज मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो उस तरीके का जो आपका मीनिंग है एक ट्रांसफ़र करने का, जो एक वर्ड है लैंग्वेजेस है, वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। जो आपका एक कन्वे का जो एक तरीका है यूनिक होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। तो ये आपका एक एनालिसिस के फॉर्म में आ जाता है, या कह सकते हैं कि जो आपका एक कम्युनिकेशन है उसमें इस तरीके के फीचर इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रीस्ट्रक्चरिंग। मीन्स जो भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, जो आपका एक प्रोसेस है उसमें जो भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो काफ़ी एक स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। जो भी आप कन्वे कर रहे हो या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज कर रहे हो, तो जब आप किसी चीज़ को चेंज करके बताते हो तो आपका जो वर्ड है वो टू मीनिंग वाला नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि जो आपका वर्ड है उसका दो मतलब निकलता है। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि एक चीज़ को हम अच्छा मानते हैं बट वो कहीं ना कहीं जो दूसरा पर्सन उसको गलत ले जाता है। तो इस तरीके का जो हमारा लैंग्वेजेस है या जो हम बोल रहे हैं वो हमारा दो मीनिंग वाला नहीं होना चाहिए। मीन्स जो आप कहना चाहते हो वो क्लियर वे में जाना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, जो भाई है इसको हम हिंदी में एज अ भाई मानते हैं ब्रदर के लिए, कि जो हमारा ब्रदर है वो हमारा भाई है। उसको हम चाहे हिंदी में कह ले चाहे इंग्लिश में कह ले, हमारा भाई है। लेकिन जब आप इसी को अगर दूसरे मीनिंग में लेके जाओगे, तो जो मुंबई में जो गैंगस्टर का एक ग्रुप है उसमें जो उनके पार्टनर है या कह सकते हैं जो उनका एक साथी है, उसको एक भाई का नाम दिया जाता है। आप जैसे मूवी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपका है जो इस तरीके का जो गैंगस्टर रहता है उसमें जो उनके पर्सन रहती है, जो उनके दोस्त रहते हैं, साथी रहते हैं, उनको भाई बोला जाता है। तो उनका एक अलग मीनिंग है, वो उनका एक लीडर टाइप में भाई उस वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम उसको सिंपल मीनिंग में लेके जाते हैं तो भाई हमारे ब्रदर के लिए यूज़ किया जाता है। सेम ऐसे ही देखो, जो साला है इसको हम क्या करते हैं अपने रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे जो एक फैमिली में जो किसी की जो वाइफ है उसके ब्रदर के लिए यूज़ किया जाता है। बट जब आप इसको दूसरे मीनिंग में जाओगे तो ये क्या है, अब्यूजिंग के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो ये सारा एक तौर तरीका है जिसमें एक ही वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग हो जाते हैं, जिसको चाहे तो हम गलत तरीके से ले जा सकते हैं, उसी चीज़ को हम सही तरीके से सोच सकते हैं। तो हमारा थिंकिंग, हमारा जो एक स्किल है वो कैसा डेवलपमेंट है, ये सारा हमारे इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें देखो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो भी आप ट्रांसलेट करो उसमें एक फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग सेंस होना चाहिए। मीन्स जो भी आप बोल रहे हो उसमें एक सेंस होना चाहिए। आप जो भी कुछ बोल रहे हो उसका एक अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है सेंसलेस आपकी बातें हैं या एक बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका ट्रांसलेशन है वो मेकिंग सेंस में होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है कन्वेइंग द स्पिरिट एंड मैनर ऑफ द ओरिजिनल। कि जो भी आप बात बता रहे हो या जो आप चेंज कर रहे हो ट्रांसलेशन के थ्रू, तो जो आपका मैनर है जो आप बताना चाहते हो वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, अपने वास्तविक रूप में होना चाहिए। जैसा अभी अभी हमने पढ़ा है कि एक ही वर्ड के दो मतलब निकलते हैं, या किसी कल्चर में एक ही वर्ड को अच्छा माना जाता है, किसी को गलत माना जाता है। तो इस तरीके का एक बोल सकते हैं कन्फ्यूजिंग भरा नहीं होना चाहिए। जो आपका एक तरीका है आप जो कन्वे करना चाहते हो वो काफ़ी ओरिजिनल वे में होना चाहिए। जिसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है हैविंग ए नेचुरल एंड ईजी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जो भी आप बताना चाहते हो वो आपका नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, ईजी फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन शो होना चाहिए। जो आप कन्वे कर रहे हो
तो आपका जो एक्सप्रेशन है वर्ड्स को लेके, आपकी लैंग्वेजेस को लेके, वो सही एक्सप्रेशन होना चाहिए। उसका जो ऐसा नहीं है कि जो आपका एक्सप्रेशन है बोलने का वो गलत वे में जा रहा है और आपका जो कम्युनिकेशन है वो गलत वे में जा रहा है। तो इस तरीके का आपका जो बात है या ट्रांसलेशन है नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसिंग ए सिमिलर रिस्पॉन्स, अब इस लाइन का मतलब है कि जब आप जैसे कोई ट्रांसलेशन कर रहे हो तो आप इस तरीके से अपनी बात को या इस तरीके से आप अपने लैंग्वेजेस को प्रेजेंट करो जो आप जिससे आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो अच्छे तरीके से, मतलब सिमिलर आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो आप वीडियो देख रहे हो, आपने थंबनेल देखा किसी चीज़ का, चाहे इस वीडियो का चाहे किसी का भी, आपने जब वीडियो ओपन किया तो उसके अंदर कुछ और ही मिला आपको, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो गलत चला गया। आप मतलब सोच कुछ और रहे थे और लेकिन आपको मिला कुछ और। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, आपका जो रिस्पॉन्स है वो सिमिलर होना चाहिए। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो क्वेश्चन, आपकी क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा गया, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और आप आंसर में बता रहे हो कुछ और, तो आपका जो रिस्पॉन्स है, जो आपका रिप्लाई है वो गलत जा रहा है। तो आपको इस तरीके से अपने बात रखना है या अपना जो लैंग्वेजेस है, अपना जो ट्रांसलेशन है वो इस तरीके से बताना है कि जो सामने वाला जो रिस्पॉन्स करेगा तो वो एक प्रोड्यूसिंग होना चाहिए, उसका सिमिलर, मतलब कि तुरंत ही जनरेट हो जाएगा उसका, उस चीज़ को लेके सेम ही जाएगा, मतलब कि गलत वे में नहीं जाएगा। तो आपको इस तरीके से बात रखना है जो प्रोड्यूसिंग है, सिमिलर रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इफ़ इंग्लिश इज़ द सोर्स लैंग्वेजेस, कि मान लो कि इंग्लिश जो है वो सोर्स लैंग्वेज है, कहने का मतलब जो हमने बात बोला वो इंग्लिश में बोल दिया। हिंदी इज़ द टारगेट लैंग्वेज, अब हम उस इंग्लिश में जो सेंटेंस उसको हम हिंदी में चेंज करना चाहते हैं। वन में फेस ए प्रॉब्लम कन्वेइंग द मल्टीपल मीनिंग डिनोटेड बाय ए कॉमन इंग्लिश लाइक वर्ड लाइक स्नो, कि जैसे क्या होता है कि इंग्लिश में जब कोई लाइन हमने बोल दिया उसको हम चेंज करना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेजेस में, कि इंग्लिश से हमें हिंदी में चेंज करना है। तो उस टाइम पे क्या है, कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं हमारे कन्वे में, जिसमें एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग निकल जाते हैं। जैसे आप स्नो वर्ड को लेके समझ सकते हो कि उसके हिंदी में काफ़ी अलग अलग तरीके का मीनिंग दिखाई देगा और इंग्लिश में कुछ और ही मिलेगा। तो ये क्या है, ये डिनोट कर देते हैं हमारे गलत मीनिंग को। तो आपका जो एक कन्वर्सेशन है या बोल सकते हैं जो ट्रांसलेटिंग का एक फॉर्म है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि जब आप उसको चेंज कर रहे हो तो आपका जो मीनिंग है वो मल्टीपल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में समझ सकते हो आप, आउल और उल्लू हिंदी में यूज़ किया जाता है जो कि इंडियन कल्चर में, इसी के जगह पर आप इसी वर्ड को देखोगे एज अब्यूजिंग, या किसी को हम ऐसे ही नेगेटिविटी बोलने के लिए या नेगेटिव फॉर्म में बोलने के लिए हम किसी पर्सन को उल्लू बोल देते हैं। तो ये जो एक वर्ड है, या कह सकते हैं कि इसके जो दो मल्टीपल मीनिंग निकल रहे हैं, एक तो ये हो गया भाई किसी हम चिड़िया को डिनोट कर रहे हैं, एक होता है हम उस किसी को एक हिंट दे रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ। तो ये जो एक चीज़ है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आपका जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसलेशन का फॉर्म है, तो ये आपका काफ़ी क्लियर वे में जाना चाहिए, मल्टीपल उसका मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। हाँ, तो ये हमारा यूनिट जो है वो कवर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, मीन जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आ गए, तो वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इन क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये यूनिट हमारा कवर हो चुका है। वीडियो के थ्रू आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो और अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो वीडियो हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, और यूनिट 4 भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लेकर अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, या आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, या किसी भी तरीके से आपके लिए सजेशन है मेरे लिए वीडियो को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर करें, ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका जो कमेंट है या आपका जो सब्सक्रिप्शन है, लाइक है, मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करता है वीडियो को मेक करने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी वीडियो के साथ मैंने प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें दे रखी है, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके इस तरीके से आपका जो एजुकेशन है कॉमर्स फैकल्टी का इसमें जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल हो या आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।